नमस्कार। हम ज्योग्राफी के एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का टॉपिक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या हरित गृह प्रभाव कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने यह अध्ययन किया था कि हरित गृह क्या होता है या ग्रीन हाउस किसे कहते हैं। हमने पता किया था कि यह कांच का बना हुआ एक घर होता है जो कि कोल्ड एरियाज़ में प्लांटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस घर के अंदर टेम्परेचर्स मेंटेन किए जा सकते हैं। और उसी से हमने जाना कि हरित गृह प्रभाव क्या होता है। पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव से किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो ब्लैंकेट इफ़ेक्ट से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, और जब इन हरित गृह गैसेस की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो फिर ये पृथ्वी के तापमान में वृद्धि भी कर सकती हैं। और फिर हमने ये देखा कि हरित गृह प्रभाव में वृद्धि क्यों हो रही है, हरित गृह गैसेस कौन कौन सी हैं और हरित गृह गैसेस की वृद्धि के प्रमुख कारक क्या हैं। हमने ये भी देखा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए मेजरली जो 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हो, चाहे वो इंक्रीज़ इन द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एनवायरनमेंट हो, ये बेसिकली जो शुरुआत हुई वो हुई औद्योगिक क्रांति के बाद, जब हमने फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधनों को जलाना शुरू किया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा और हमने प्राकृतिक संसाधनों का असीमित और अनियंत्रित उपयोग करना शुरू किया, और उसी के साथ साथ जब हमने पृथ्वी पर प्राकृतिक वनस्पति और वनों का विनाश करके भूमि उपयोग में चेंजेस हम लेकर के आए, एग्रीकल्चर बढ़ा और केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूटिलाइजेशन होने लगा, तो ये सारे मेजर कारक थे जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के अभिवृद्धि के भी कारण बने और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो अर्थ पर हो रहा है उसके भी कारक बने। तो आज के ई वीडियो में हम देखेंगे कि हरित गृह गैसेस की वृद्धि का पृथ्वी पर या हम जो पृथ्वीवासी हैं और हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। हरित गृह गैसेस की वृद्धि का जो सबसे पहला और इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिलता है वह है पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि के लिए जो इम्प्लीकेशंस लगाए जा रहे हैं, जैसा कि हमने हमारे पिछले ई वीडियो में देखा था कि किस तरीके से जब हरित गृह गैसेस की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है और वो निचले वायुमंडल में एक ब्लैंकेट इफ़ेक्ट डाल देती हैं, तो लघु तरंगी जो सौर ऊर्जा है वो तो अंदर आ सकती है, पर जो दीर्घ तरंगी पृथ्वी से जो विकिरण जा रहा है वो फिर वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाता, और इस वजह से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। और बढ़ते तापमान के कारण तालाबों, नदियों, समुद्रों का जल गर्मी के कारण वाष्पित होगा। इससे कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि और बाढ़ आएगी और अन्य क्षेत्रों में वर्षा में कमी आएगी, जिससे सूखे की स्थितियां पैदा होंगी। तो हम संपूर्ण पृथ्वी पर वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन देखेंगे। कहीं अतिवृष्टि होगी और कहीं अकाल जैसी सिचुएशंस आएंगी। तो वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन भी हरित गृह गैसों की वृद्धि का एक प्रभाव होगा। इसी तरीके से जब तापमान में वृद्धि होगी और वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन होगा तो फिर क्षेत्रों की जलवायु में भी परिवर्तन होगा। जो ठंडे क्षेत्र हैं उन ठंडे क्षेत्रों में, या जो शीत क्षेत्र है, शीत कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में सर्दी बढ़ेगी, और जो उपोष्ण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में क्योंकि वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन आएंगे और तापमान में वृद्धि होगी, तो जल संकट
पैदा होने के चांसेस होंगे। इसी तरीके से जब तापमान बढ़ेगा तो बढ़ती हुई गर्मी से वायुदाब में भी परिवर्तन आएगा और उसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति और विकरालता में भी वृद्धि होगी और परिवर्तन आएंगे। तो इस तरीके से क्षेत्रों की जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हिमनदों पर प्रभाव पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि हिमनद शुद्ध जल के मेजर सोर्सेज हैं और हमारी जो सदावाहिनी नदियां हैं उनमें से अधिकतर पृथ्वी की सदावाही नदियों के जो सोर्स एरियाज़ हैं वो हिमनद या ग्लेशियर्स हैं। तो जब तापमान में वृद्धि होगी और तो जो हिमनद हैं उनकी बर्फ़ के पिघलने का दर बढ़ जाएगा और जब हिमनद पिघलेंगे तो उनका आकार, लंबाई और चौड़ाई दोनों कम होंगे और जब ये पिघलेंगे तो जो सदावाहिनी नदियां हैं उनमें पानी की मात्रा भी अधिक हो जाएगी और बाढ़ की आवृत्ति बढ़ेगी। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी वृद्धि के प्रभाव में हिमनदों पर भी प्रभाव पड़ेगा, उनका आकार छोटा हो जाएगा और वो ज़्यादा पिघलेंगे। अभी आपने देखा है कि हमारे भारत में ही चमोली में हिमनद किस तरीके से ब्रेक हुआ और वहाँ पर बाढ़ आई। इसके साथ ही ध्रुवीय बर्फ और समुद्री जल स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी का जब औसत तापमान में वृद्धि होगी तो उससे आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन के जो विशाल हिमखंड हैं, जो हमारी पोलर आइस शीट है या ध्रुवीय जो बर्फ़ है वो भी पिघलेगी और उसके पिघलने से समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी और इस वृद्धि होने से जो तटीय क्षेत्र हैं वो तटीय क्षेत्र भी इन द लॉन्ग रन जलमग्न हो जाएंगे। प्राकृतिक वनस्पति और कृषि पर प्रभाव। जब ऋतु चक्र में बदलाव होगा, वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन होंगे तो कृषि के प्रारूप और प्रणालियों में भी परिवर्तन होगा। तापमान बढ़ने से पौधों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में वृद्धि होगी, जिससे सिंचाई के लिए अधिक जल की आवश्यकता भी होगी। फसलों के वर्तमान उत्पादन क्षेत्र परिवर्तित होंगे क्योंकि जलवायु में परिवर्तन होंगे। कीटों की नई प्रजातियां फसलों को रोगग्रस्त करेंगी और इससे उत्पादन में कमी आएगी और क्योंकि उत्पादन में कमी आएगी और हमें अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के जो डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करना होगा तो उर्वरकों और कीटनाशकों का ज़्यादा उपयोग होगा और जब कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग होगा तो अगेन फिर ग्रीन हाउस गैसेस में के उत्सर्जन में वृद्धि होगी और इसी के साथ मानव पर भी ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मानव के स्वास्थ्य पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। पराबैंगनी किरणें धरातल तक पहुँचेंगी और उससे त्वचा रोगों और कैंसर में वृद्धि होगी और अन्य कीटाणुजन्य रोगों की अवस्था में भी परिवर्तन आएगा, जिससे कि रोगों में, बीमारियों में और बीमारों की संख्या में वृद्धि होगी। ये तो हम देख ही रहे हैं कि ये सारे फैक्टर्स में चेंजेस आएंगे, पर इसके साथ साथ ही हमारी जो ओज़ोन परत है जो कि पृथ्वी के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है, पर जब CFC का उत्सर्जन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो ये गैसेस जाकर के ओज़ोन परत की ओज़ोन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे रिएक्ट करते हैं और ओज़ोन को ब्रेक करते हैं। तो ओज़ोन परत का जब क्षरण होगा तो फिर सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुँचेंगी
और हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएंगी। इसी के साथ जब तापमान में वृद्धि होगी, वर्षा प्रारूप में परिवर्तन होगा, अतिवृष्टि होगी, बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, कृषि और पेड़ पौधों पर प्रभाव पड़ेगा, जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ेगा, रोगों में वृद्धि होगी, तो फिर ये सारी चीज़ें प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों को असंतुलित करेंगी। जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं वो इम्बैलेंस होंगे और ये उनको क्षति पहुंचाएगा। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी जब वायुमंडल में बढ़ेगी तो हमारे पृथ्वी के हर क्षेत्र पर उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। तो अब हम ये सोचें कि जो हरित गृह प्रभाव जो पड़ रहा है, हरित गृह गैसेस के इंक्रीज़ होने से जो पृथ्वी पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि हरित गृह गैसेस का जो उत्सर्जन हो रहा है, हमें उस पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि CFC जैसी जो गैसेस हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से प्रोड्यूस होती हैं। ये नेचुरल गैसेस नहीं हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से प्रोड्यूस होती हैं। जब कंडीशनर्स यूज़ होते हैं या जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स और अमोनिया का उपयोग करते हैं तो उस केस में नाइट्रस ऑक्साइड और CFC गैसेस का उत्सर्जन होता है। तो हमें सबसे पहले तो हरित गृह गैसेस के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना होगा। उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो है हमें जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग को कंट्रोल करना होगा और उसके स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग सुनिश्चित करना होगा। फॉसिल फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसेस उसमें से निकलती हैं, तो हमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम करना होगा और जो न्यू एनर्जी सोर्सेज हैं, जो नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, उनका विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इन ऊर्जा स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग हमें बढ़ाना होगा। वन विनाश को रोकना होगा और वनारोपण को बढ़ाना होगा। वन क्षेत्र में विस्तार हमारे को करना होगा, क्योंकि वनों का जब विस्तार होगा तभी हम जानते हैं कि वन हमारे पृथ्वी के लिए और हमारी पृथ्वी के ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए कई तरह से यूज़फुल हैं। वो क्षेत्रों के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, वो एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं, वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है उसको फोटोसिंथेसिस के द्वारा यूज़ करते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कंट्रोल होती है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी होता है और साथ में हमारे लिए भोजन भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे बनाते हैं, वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो इस तरीके से हमें वन विनाश को रोकना होगा और वन क्षेत्र में विस्तार करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों का सीमित एवं नियंत्रित उपयोग करना होगा। हम जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, मैकेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो हमने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का थे उनका अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन किया। ये जो एक्सप्लॉइटेशन हमने किया वो एक्सप्लॉइटेशन से उन एरियाज़ के जो नेचुरल इकोसिस्टम्स थे वो डिस्टर्ब हुए और अब धीरे धीरे जो ये प्राकृतिक संसाधन हैं ये ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो हमें ध्यान देना होगा कि हम प्राकृतिक संसाधनों का सीमित एवं नियंत्रित उपयोग करें और इस तरीके से हम इनका उपयोग करें कि हम अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की ओर ध्यान दें। रासायनिक उर्वरकों का नियंत्रित एवं सीमित उपयोग। जब हम रासायनिक उर्वरकों का यूज़ कर रहे हैं, जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में केमिकल फर्टिलाइज़र्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया,
तो हमने अमोनिया और नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र्स का उपयोग किया। ये अमोनिया और नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र्स जब स्प्रे के द्वारा एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं या जब ये जल के साथ एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं तो फिर ये ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन में अभिवृद्धि करते हैं और साथ ही ये भूमि की उत्पादकता को भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, भूमि की उर्वर शक्ति को ये कम करते हैं। तो हमें रासायनिक उर्वरकों का भी नियंत्रित एवं सीमित उपयोग करना होगा। इसके साथ ही हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन की गतिविधियों पर नियंत्रण लाना होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक नेचुरल गैस नहीं है, ये मानव जनित गतिविधियों से ही प्रोड्यूस होती है और हमें ये देखना होगा क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में जा कर के ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करके ओजोन क्षरण का भी प्रमुख कारण बन रही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन गतिविधियों पर हमें नियंत्रण आवश्यक रूप से लगाना होगा और ये एक इंटरनेशनल लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। इसी के साथ विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहे हैं, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, हमें इन सभी प्रदूषणों पे, भूमि प्रदूषण हो, हमें इन प्रदूषणों को रोकना होगा और पर्यावरण अवनयन को नियंत्रित करना होगा। क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रोकेंगे और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को रोकेंगे तभी हम नेचुरल इकोसिस्टम्स को मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से जो हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं वो उनका असंतुलन होगा और उनको क्षति पहुंचेगी। तो हमें पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण अवनयन पर नियंत्रण लाना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण संबंधी जो विभिन्न कानून और संधियां नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर की जा रही हैं, उन संधियों का कड़ाई से पालन करना बहुत आवश्यक है और यह देखना होगा कि जो लोग भी इन कानूनों और संधियों का उल्लंघन करते हैं, जो भी देश इनका उल्लंघन करें, उनको किसी न किसी प्रकार से हमें कड़े प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि इन संधियों का कड़ाई से पालन हो। और इन सभी जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस के या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, वो हम पर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं और इनसे हम कैसे बचें, इसके लिए पर्यावरण शिक्षा और जन चेतना बहुत आवश्यक है, जो कि विभिन्न माध्यमों से हमें जन चेतना फैलानी होगी और पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य रूप से सब तक पहुंचाना होगा। तो इन्हीं के द्वारा ये जो उपाय हैं नियंत्रित करने के उपाय, इन उपायों के द्वारा ही हम ग्रीन हाउस इम्पैक्ट या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को रोक पाएंगे। नहीं तो हमारे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी और उस ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेटिक चेंजेस से लेकर के डिफरेंट हेल्थ हैज़र्ड्स होंगे और हमारे पृथ्वी का इको बैलेंस बिगड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कंट्रोल करें। धन्यवाद।